नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका समीर बंसल आज फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नए चैप्टर के साथ, डेफिनेट इंटीग्रेशन। आशा करता हूँ आप घर पे स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जेई मेंस में और जेई एडवांस में इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा रोल है। इनडेफिनेट का मैंने 2 लेक्चर ऑलरेडी आप लोगों को दिए और कोशिश करूंगा, डेफिनेट इंटीग्रल एज सच वैसे बहुत बड़ा चैप्टर है, बट कोशिश करूंगा कि 2 लेक्चर में आपको काफ़ी कुछ सिखा सकूं डेफिनेट इंटीग्रल में। तो चालू करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। तो सबको मालूम है द वे डेफिनेट इंटीग्रल हैज बीन डिफाइंड एज इंटीग्रल a to b fx dx is equal to capital Fx plus c a to b, which is equal to capital Fb minus capital Fa, where integral of fx dx is capital Fx plus c। तो मैं बहुत बेसिक से चालू कर रहा हूँ, बेसिक से लिख दिया दी वे डेफिनेट इंटीग्रल हैज बीन डिफाइंड। सबको मालूम है ए को लोअर लिमिट बोलते हैं, बी को अपर लिमिट बोलते हैं, ठीक है क्या। बट जब हम ये डेफिनेशन लिखते हैं तो हियर fx फंक्शन इज कंटिन्यूअस एज वेल एज बाउंडेड इन a to b, तभी ये डेफिनेशन वैलिड होती है। क्योंकि अगर कहीं fx डिसकंटिन्यूअस हो गया a से b के बीच में तो इसको हमें तोड़ना पड़ता है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको लेते चले जाऊंगा डेफिनेट इंटीग्रल में और कोशिश करूंगा कि पूरा चैप्टर आप लोगों को कवर कर दूं, ठीक है क्या। इनिशियली फर्स्ट फेज में जो हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल पे सवाल बनते हैं, दैट इज हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बाय फर्स्ट इवैल्यूएटिंग इट्स इंडेफिनिट एंड देन रिप्लेसिंग द अपर लिमिट माइनस साइन रिप्लेसिंग द लोअर लिमिट, फर्स्ट फेज में। तो उस कॉन्सेप्ट पे मैं कुछ सवाल आपको लेके बताता हूं। तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पहले अपन देखें इसमें, ठीक है क्या। If gx is the inverse of fx, if gx is the inverse of fx and if gx is the inverse of fx and fa is equal to c, fb is equal to d. If gx is the inverse of fx and fa is equal to c and fb is equal to d, then integral a to b fx dx, integral a to b fx dx plus integral c to d gy dy। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। g इज द इनवर्स ऑफ fx और fa की वैल्यू c है और fb की वैल्यू d है। तो इंटीग्रल a to b fx dx प्लस इंटीग्रल c to d gy dy सबको मालूम होना चाहिए। प्रूफ तो मैं बता दूंगा इसका, बट इसकी वैल्यू आती क्या है सबको मालूम होना चाहिए। यदि ये फंक्शन इसका इनवर्स लिखा हुआ है और लोअर लिमिट पे f की वैल्यू c है और अपर लिमिट पे fb की वैल्यू कितनी है, d है, तो इसका आंसर आता है हमारे पास bd माइनस ac। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जहां तक इसके प्रूफ का सवाल है तो प्रूफ बहुत सिंपल है बेटा। y इज इक्वल टू fx, आपके पास फंक्शन है, x इज इक्वल टू f इनवर्स y, दैट इज इक्वल टू gy। f इनवर्स ही आपके पास फंक्शन है जी, ठीक है क्या। तो अगर अपन इसको देखें तो यहाँ पे इस इंटीग्रल में इंटीग्रल gy की जगह में क्या लिख सकता हूँ, x, और अगर y fx है तो dy कितना हो जाएगा, dy हो जाएगा f dash x dx। ये लिमिट्स y की थी तो अब लिमिट्स किसकी आ जानी चाहिए, x की लिमिट आ जानी चाहिए। तो जिस समय y c है उस समय x कितना है a, और जिस समय y d है उस समय x कितना है b। तो ये जो इंटीग्रल हो जाएगा ये हो जाएगा इंटीग्रल a to b x f dash x dx। तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, a to b fx प्लस a to b x f dash x dx। तो ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल मिलके क्या हो जाएगा, इंटीग्रल a to b fx प्लस
एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, और इंडेफिनिट में हमने पढ़ा था एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स क्या होता है एक्स एफ एक्स। तो ये इंडेफिनिट आ गया और ये लगी लिमिट्स ए टू बी। तो ये आंसर कितना हो गया बी एफ बी माइनस ए एफ एन। व्हाट इज एफ बी? डी, तो एफ बी इज डी, तो दिस इज बी डी माइनस ए सी। तो ये तो कंसेप्ट है, ये तो कंसेप्ट है। अब इसमें क्या चीज आपको ध्यान में रखनी है कि एक तो ये फंक्शन इसका इन्वर्स होना चाहिए, और ये जो वैल्यू है लोअर लिमिट इसकी एफ ए की वैल्यू सी होनी चाहिए और एफ बी की वैल्यू डी होनी चाहिए, तब हम ये कंसेप्ट यूज करते हैं। तो प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है विद रिस्पेक्ट टू मेंस एज वेल एज फॉर एडवांस। इस पे डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं, ठीक है क्या? तो आई होप सबको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अब इस पे एप्लीकेशन देखें, सिर्फ 2-3 सवाल मैं आप लोगों को करके दिखाता हूं इस पे। देखिए पहला सवाल, इंटीग्रल 0 to 1 e minus 1 into root over ln of 1 plus ex minus x plus e raised to the power x square plus e raised to the power x square dx। ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। नॉर्मली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि करें तो क्या करें। अब गौर से देखिए, एक तो ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन है और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है। तो बेटा ऐसा करते हैं, अलग अलग करते हैं इसको अपन। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 e minus 1 into root over ln of 1 plus e minus 1 into x this dx plus integral 0 to 1 e raised to the power x square dx। ऐसे लिख सकते हैं बेटा। अब गौर से देखो बेटा, बाहर e minus 1 लिखा हुआ है, तो अगर मैं इस पूरे को 1 plus e minus 1 x, ये जो ln का आर्गुमेंट है, इस पूरे को t रख दूं, 1 plus e minus 1 into x, इसको t रख दूं, तो e minus 1 dx किस में जाएगा? dt में। अब डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट्स चेंज करना ना भूलें। जिस समय x 0 है उस समय t कितना है? 1, और जिस समय x 1 है उस समय t कितना है? t। ठीक है क्या? तो ये हो जाएगा आपके पास कितना? अंडर रूट ऑफ ln t dt, अंडर रूट ऑफ ln t dt प्लस इंटीग्रल 0 to 1 e raised to the power x square dx। ठीक है, गौर से देखो बच्चों, गौर से। e की पावर x स्क्वायर और रूट ln x क्या एक दूसरे के इनवर्स होते हैं? अगर ये fx है तो ये f इनवर्स x, या ये fx है तो ये f। और इनवर्स निकालना सबको आता है, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। निकाल के दिखा देता हूं। y इज इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर, तो ln y कितना हो गया? x स्क्वायर। ln y हो गया x स्क्वायर, तो x कितना हो गया? रूट ln y। तो मुझे कहने की जरूरत नहीं, ये दोनों एक दूसरे के, तो ये तो पहला हर्डल था जो आपने चेक किया, तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। अब क्या चेक करना है? t इक्वल टू 1 रखो यहाँ पे, t1 ln 1 0, ये दिख रहा है यहाँ पे, और रखो t इक्वल टू e ln e इज 1, ये वैल्यू यहाँ दिख रही है। अगर नहीं दिखती तो लाना पड़ता। अब आप डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकते हो, a to b c to d is bd minus ac। तो आंसर कितना हो गया? e minus 0 that is equal to e। ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। तो नॉर्मली इनवर्स फंक्शन में अगर लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल लिखे हुए हैं तो बच्चों को फील आ जाती है कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक आर
इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो इस कंसेप्ट पे बहुत सारे सवाल बनते हैं क्लास में, तो मैं इसमें बहुत सारे सवाल लेके दिखाता हूँ, बट अभी ना आपके पास इतना टाइम है ना मेरे पास इतना टाइम है, अपने पास लिमिट है टाइम की, तो हम बहुत ज्यादा सवाल इस पे नहीं ले सकते, बट इट्स एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक आध सवाल और लेके दिखाता हूँ आपको इस कंसेप्ट पे, जहां पे डायरेक्ट आपको ये ना दिखे तब क्या करना पड़ता है, ठीक है। देखिए बेटा, सपोज किसी ने दे दिया आपको कि लेट y is equal to fx, let y is equal to fx is equal to x cube plus 3x square plus 4x minus 8, then find the value of minus 1 to 2 fx dx प्लस टिपिकल मेंस का सवाल है बेटा, 0 to 20 f इनवर्स x dx, ठीक है क्या। अब बेटा देखो ये दोनों, ये तो डायरेक्ट इनवर्स बना के दे रखा है, अगर -1 पे ये वैल्यू होती और 2 पे ये वैल्यू होती तो डायरेक्ट मेरा आंसर 40 आ जाता, लेकिन क्या -1 पे वैल्यू ये है, चेक करो, रखो f ऑफ -1, 3 -1 2, 2 - 4 -2 है क्या, नहीं है ना ये वैल्यू किस पे है, अगर हम x1 डालें इसके अंदर तो ये वैल्यू 0 आ रही है, तो बस अब सवाल हो गया, i इज इक्वल टू, इसको -1 से लेके कहां तक जाऊंगा, -1 to 1 fx dx प्लस 1 to what, अब ये 20 वैल्यू किस x में ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जैसे आप x की वैल्यू 2 रखोगे, 8 प्लस 12 20 -8 प्लस 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 पे आएगी, तो -1 to 1 to 2 fx dx प्लस 0 to 20 f इनवर्स x dx। क्या ये वाला पार्ट जो कंसेप्ट में सिखा रहा हूं वो बन गया क्या, तो इतने हिस्से का आंसर क्या हो जाएगा, इतने हिस्से का आंसर अपर लिमिट का मल्टीप्लिकेशन 40, और यहाँ पे सबको डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज भी मालूम है, -1 to 1, अब ये इंटीग्रल इवैल्यूएट कर लो, इसमें ये ऑड फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है, ये तो 0 में चला जाएगा, और ये जो बचेगा वो ट्वाइस 0 to 1 और इंटीग्रेट कर लेगा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और नॉर्मली या तो उसमें एफ इनवर्स बनाने में दिक्कत आएगी या इस तरह से तोड़ना पड़ेगा। एक सवाल मैं आप लोगों को देके चेक करूंगा कि आपको कितना समझ में आया ये कंसेप्ट। चलिए एक बार हम आपको करके दिखाएंगे। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल √2 + 1 to 3 tan inverse x² - 2x -2 प्लस -π/4 to π/4 √3 + tan x dx। तो बेटा सवाल अच्छे से नोट करें, इधर भी dx प्लस, ठीक है क्या। तो 2 मिनट जरा आप सोचिए सवाल को, फिर मैं बताता हूं आपको कि कैसे करेंगे सवाल ये। देखिए बेटा
एक्चुअली ये जो आप सबसे पहले तो टेंशन मत लें, ये लिखा क्या है, √2 + 1 to 3 tan इनवर्स। tan इनवर्स इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर ले तो ये लिखा क्या है, x - 1 का होल स्क्वायर -3, ये लिखा हुआ है बेटा। और ये लिखा है प्लस -π/4 to π/4 -π/4 to π/4 √3 + tan x। फील तो आ ही रही है, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, बट एकदम दिख नहीं रहा, तो ऐसा करते हैं अपन x - 1 तो अपन क्या रख दें, t। तो अगर x - 1 को t रखूं मैं, तो लिमिट्स कहां से कहां तक जाएंगी बेटा, जिस समय x √2 + 1 था तो t की वैल्यू कितनी थी, √2, और जिस समय x की वैल्यू 3 थी, t की वैल्यू कितनी हुई, 2। तो ये क्या हो गया, tan इनवर्स t² - 3 और dx क्या हो गया, dt प्लस -π/4 to π/4 √3 + tan x dx। अब गौर से देखो बेटा, अगर मैं इसको y बोलूं और एक्सप्रेस करूं तो क्या ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स आपको नजर आ रहे हैं क्या? देखते एक दफे, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हां सर दिख ही रहा है। y = दिस माना तो tan y की वैल्यू क्या होगी, t² + 3, ठीक है क्या? तो tan y + 3 = t², तो t = this। दोनों एक दूसरे के इनवर्स दिख रहे हैं। अब क्या चेक करना है, अब रखो यहाँ पे √2 का स्क्वायर, 2 - 3 - 1, tan इनवर्स -1 -π/4 रखो, t = 2, 4 - 3 1, tan इनवर्स -π/4। तो एंड रिजल्ट सबको मालूम है, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। कुछ लोग नहीं लेना, बहुत आसान तरीके से साफ आपको दिखना चाहिए। वैसे तो मैं इस इनिशियल स्टेप पे भी कर सकता था, बट मैंने आपको साफ दिखाया कि अगर ये फंक्शन f है तो ये फंक्शन क्या है, f इनवर्स। लेकिन खाली इतना ही चेक नहीं करना है, इस वाले पे इसकी वैल्यू होनी चाहिए वो, और अपर लिमिट पे इसकी वैल्यू होनी चाहिए ये, तब जाके आप ये कंसेप्ट यूज कर सकते। तो ये पहला कॉन्सेप्ट डेफिनेट इंटीग्रल में प्रॉपर्टी से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आते हैं जो मैं आपको लेके दिखा रहा हूं। इज दैट फाइन? आगे बढ़ते हैं। बेटा कुछ टेबल्स हैं जो कि डेफिनेट इंटीग्रल में आपके काफी काम आएंगी, जो आपको याद रहनी चाहिए। इंटीग्रल 0 to π/2 sin x dx is equal to integral 0 to π/2 cos x dx is equal to 1। ठीक है क्या? अब जैसे जैसे अपन साइन की पावर बढ़ाते जाएंगे, 0 to π/2 sin square x dx 0 to π/2 sin square x dx is equal to 0 to π/2 cos square x dx is equal to π/4। फिर और पावर बढ़ाओ, 0 to π/2 sin cube x dx इंटीग्रल 0 to π/2 sin cube x dx is equal to 0 to π/2 cos cube x dx। बोलो क्या होती है इसकी वैल्यू? ये रात को 3:30 बजे उठा के भी कोई पूछे आपसे, 3:30 बजे क्यों? क्योंकि उस समय इंसान बहुत गहरी नींद में होता है, ठीक है क्या? तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये टेबल्स। 0 to π/2 sin cube x dx is equal to 2/3। प्रूफ तो कर ही लेंगे, प्रूफ करने में कोई दिक्कत नहीं है, निकाल तो लेंगे वैल्यू, बट ये याद रहनी चाहिए। 0 to π/2 के इंटरवल में जो एरिया रहता है वो 1 रहता है, ठीक है क्या? एरिया 1 रहता है। मतलब अगर अभी आप sin x का ग्राफ खींचे, और 0 से 2π में बात करें तो 0 to π/2 भी एरिया 1, π/2 to π भी एरिया 1, π to 3π/2 भी एरिया 1, और 3π/2 to 2π भी एरिया 1। π/2 के इंटरवल में एरिया 1 रहता है, इसका भी यूज उठाऊंगा। और लास्टली इसमें जो आता है 0 to π/2 sin 4x dx 0 to π/2 sin 4x dx is equal to 0 to π/2 cos 4x dx।
0 to पाई, मालूम है क्या होता है? 3 पाई बाय 16। वेरी गुड, 3 पाई बाय 16। 0 to पाई बाय 2 sin 4x dx is equal to 0 to पाई बाय 2 cos 4x dx। ये रटी होनी चाहिए वैल्यूज, इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता लगेगी जब आप सवाल करोगे तो। पावर बढ़ाते जा रहे हैं, वैल्यू कम होती जा रही है। 0 to पाई बाय 2 sin x dx is equal to 0 to पाई बाय 2 cos x dx is equal to 1। 0 to पाई बाय 2 sin square x is equal to 0 to पाई बाय 2 cos। ये तो फिर प्रॉपर्टी 5 जो आपको मालूम है, इंटीग्रल a to b is also equal to इंटीग्रल a to b f of a plus b minus x dx। अभी रिवाइज भी कराऊंगा। तो 2i equal to पाई बाय 2 i equal to पाई बाय 2, डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज करके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी अपन डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज करके ला सकते हैं, बट थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, या sin 3x यूज कर सकते हैं अपन इसमें। बट ये याद एक तो है कि आप निकालना तो क्या वॉलिस थ्योरम से निकाल सकते हैं, वॉलिस थ्योरम भी हमने पढ़ रखी है। ठीक है क्या? तो बट अगर याद है तो क्या दिक्कत है भाई, आप लोग मेंस का पेपर दे रहे हो, मेंस में एक सवाल करने के लिए आपको 2.5 मिनट चाहिए, तो कुछ चीजें तो जो इंपॉर्टेंट है, जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती है, वो आपको याद रहनी चाहिए। 0 to पाई बाय 2 sin 4x is equal to 0 to पाई बाय 2 cos 4x is equal to 3 पाई बाय 16। अब मैं कुछ 3-4 छोटे-छोटे सवाल आपको देके बता रहा हूं, जो हम लोग प्रॉपर्टीज से पहले बताते हैं कि भाई इवैल्यूएटिंग द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बाय फर्स्ट इवैल्यूएटिंग इट्स इंडेफिनिट, बाय फर्स्ट इवैल्यूएटिंग इट्स इंडेफिनिट। देखिए पहला सवाल, I is equal to इंटीग्रल अल्फा टू बीटा, इंटीग्रल अल्फा टू बीटा dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स, वेयर बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। एनीवन, किसी को मालूम है कैसे प्रोसीड करते हैं? तो a sin square theta plus b cos alpha। ओके, तो इनडेफिनेट इंटीग्रल में हम लोगों ने सीखा था कि whenever x minus alpha along with beta minus x is there, whether in multiplication or whether in division, anything, start a problem with x is equal to alpha cos square theta plus beta sin square theta। और बेटा ये इतना इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, अगर लिमिट्स भी अल्फा से बीटा लगी रहती हैं तो सब बच्चों को मालूम है कि इसका आंसर पाया है। ठीक है, अगर अभी लिखा हो dx अपॉन x माइनस 3 5 माइनस x और लिमिट है 3 to 5, आंसर इज पाया। dx अपॉन x माइनस 2019 इंटू 2020 माइनस x और लिमिट है 2019 to 2020, तभी आंसर पाया है। बट अगर लिमिट अल्फा से बीटा नहीं है तो फिर आंसर पाए नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, मेरे को एंड रिजल्ट भी याद रखना है इसका, तो फिर तभी से याद रखें कि इस फॉर्मेट में हो, सिर्फ इसी फॉर्मेट में, ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं होना चाहिए, बस यही लिखा होना चाहिए। अब जैसे ही आप ये रखोगे x इक्वल टू अल्फा cos स्क्वायर थीटा प्लस बीटा sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो बेटा x माइनस अल्फा कितना हो जाएगा? x माइनस अल्फा वुड मीन बीटा माइनस अल्फा sin स्क्वायर थीटा, x माइनस अल्फा ये हो जाएगा, और बीटा माइनस x कितना हो जाएगा? बीटा माइनस x वुड मीन बीटा माइनस अल्फा cos स्क्वायर थीटा। dx भी आप चाहो तो यहीं से निकालना, इधर से dx डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो dx इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा इनटू sin टू थीटा d थीटा। ये सर आ गया। और अब दिस इज इक्वल टू, चलिए लिमिट चेंज करते हैं। जिस समय x अल्फा है, यहां रख के निकाल लो, इधर जिस समय x अल्फा है तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा, इसका मतलब sin स्क्वायर थीटा इज 0, इसका मतलब थीटा इज 0। जिस समय x बीटा है ये फैक्टर कट जाएगा, 1 sin स्क्वायर थीटा इज 1, सो थीटा इज π/2। लिमिट्स आ गई 0 to π/2। ये लिमिट्स भी 0 से π/2 तभी आती है जब ये अल्फा से बीटा हो। अब dx की जगह रखो, dx की जगह रखा आपने बीटा माइनस अल्फा इंटू साइन टू थीटा, दैट इज 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा अपॉन
चलिए x माइनस अल्फा ये है, बीटा माइनस एक्स है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और रूट में, तो रूट के बाहर आ जाएगा ये क्या, बीटा अल्फा से बड़ा है तो बीटा माइनस अल्फा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। व्हाट इज लेफ्ट इज 2d थीटा, 2d थीटा मतलब 2 टाइम्स इंटीग्रल d थीटा थीटा, अपर लिमिट रखा π/2, क्या आंसर आया, ठीक है क्या। तो आपकी किस्मत है, अगर मेंस में डायरेक्ट सवाल आ जाता है कि भाई dx अपॉन x माइनस 1 इंटू 5 माइनस एक्स, और लिमिट्स भी क्या हो, फिर क्या हो 1 से 5, तब आंसर क्या आएगा, अदरवाइज नहीं। कुछ चीज ध्यान रख लो तो तभी से ध्यान रखना, बट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं ज्यादा सवाल नहीं लूंगा इस पे, सिर्फ 3-4 सवाल आपको लेके बताऊंगा हाउ टू इवैल्यूएट the value of definite integral by first evaluating its indefinite and then putting the limits. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। अब ये जेई मेंस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है इनडेफिनिट इंटीग्रल में, बट मैं इसको डेफिनिट इंटीग्रल में ले रहा हूं। इंटीग्रल हाफ टू 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाय एक्स ई रेज टू द पावर एक्स प्लस 1 बाय एक्स डीएक्स। तो सब लोगों ने कहीं ना कहीं ये सवाल देखा होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं कि x प्लस 1 बाई एक्स को t रख देते हैं और लिमिट 5/2 से 5/2 आके उसको 0 बोल देते हैं, जबकि ये भूल जाते हैं कि डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी, ठीक है, 1 पे डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी, तो हमें तोड़ना पड़ेगा इसको, तो वो तो गलत है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये e की पावर x fx प्लस f डैश x की प्रोफाइल है, हाँ है, लेकिन बनाना पड़ता है। आप इसको t रखोगे तो कुछ नहीं होगा। तो अगर मैं इस e की पावर x प्लस 1 बाई एक्स को अंदर ले जाऊं तो ये लिखा हुआ e की पावर x प्लस 1 बाई एक्स प्लस e की पावर x प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स, एक्स माइनस 1 बाई एक्स dx, और लिमिट्स कहां से कहां तक है, हाफ से। ये लिखा है बच्चों। बेटा इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इस पूरी चीज का डेरिवेटिव, इस पूरी चीज का डेरिवेटिव ये तो आएगा ही आएगा इंटू 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। क्या यहां से 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर जनरेट हो रहा है क्या, कैसे, और इसमें से x कॉमन ले लो, जैसे ही x कॉमन लेंगे यहां 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ये प्रोफाइल बन जाएगी fx प्लस x f डैश x। तो इसमें से x कॉमन लिया आपने, तो ये बन गया आपके पास इंटीग्रल हाफ टू e रेज टू द पावर x प्लस 1 बाय x प्लस x टाइम्स e की पावर x प्लस 1 बाय x इंटू 1 माइनस 1 बाय x स्क्वायर dx। और अब जैसे ही आप इसको fx बोलोगे तो जो बाजू में लिखा है वो क्या लिखा हुआ है, x f डैश x, fx प्लस x f डैश x कुछ होता है, क्या होता है x f x, बस इसका इंडेफिनिट आ गया, इसका इंडेफिनिट आ गया x इंटू एफ एक्स, दैट इज ई रेज टू द पावर x प्लस 1 बाय x, और लिमिट्स कहां से कहां तक है, हाफ से 2। तो अपर लिमिट रखेंगे, माइनस साइन लगाएंगे, लोअर लिमिट रखेंगे 2 माइनस 1 बाई 2, 3/2 इंटू ई रेज टू द पावर 5 बाय। बट ये ऑलरेडी रिसेंटली पूछा गया है जेईई मेंस में इंडेफिनिट में, बहुत मुश्किल है बट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट तो क्या बोलूं, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। इज दैट फाइन? चलिए एक और प्रॉब्लम आपको पूछ के देखता हूं कि आप लोगों ने कितना सीखा इंडेफिनिट इंटीग्रल में।
जब मैं क्लास में ये सवाल लेता हूं तो मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में काफी बच्चे गलत इसका रिप्लाई करते हैं। गलत इसलिए नहीं कि कंसेप्ट गलत अप्लाई करते हैं, गलत इसलिए कि कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत करते हैं इस सवाल में। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स 4 dx। ब्यूटीफुल प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेशन वाइज। तो आई गिव यू 2 मिनट्स, टाइम की कमी मेरे पास भी है, 2 मिनट का टाइम आपको दूंगा बच्चों सॉल्व करने के लिए। स्पीड दिखाएं, सॉल्व करें विद फुल एक्यूरेसी। चलिए देखते हैं क्या है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम इज √3/32। एक्चुअली इसमें लिमिट्स का पूरा खेल है, बच्चे लिमिट्स रखने में काफी गड़बड़ाते हैं। इसमें कंसेप्ट है इसका इंटीग्रेशन ऑफ इररेशनल अलजेब्रिक फंक्शन। सबको बेटा फील आ रही है कि यहाँ से x² बाहर निकालेंगे, x बन के निकलेगा, कटेगा, यहाँ से x³ आ जाएगा, 1/x² के डेरिवेटिव में 1/x³ आता है। एज फार एज कॉन्सेप्ट इज इन्वॉल्व, इनडेफिनिट का कॉन्सेप्ट लग रहा है जो कि बहुत आसान है, बट सवाल मुश्किल क्यों है? क्योंकि लिमिट से रखने में दिक्कत आ रही है। ठीक है क्या? तो I इज इक्वल टू, आपने ऊपर से x² बाहर निकाला, ये बन गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4/x² डिवाइडेड बाय x³ dx। और लिमिट्स आ गई 2 to 4। एंड नाउ स्टार्ट द प्रॉब्लम विद 1 माइनस 4/x² इज इक्वल टू 1 माइनस 4/x² इज इक्वल टू t²। तो हम डेफिनेट इंटीग्रल का सवाल, जो लोग मुझे सुन भी रहे हैं बेटा, डेफिनेट इंटीग्रल का सवाल कैसे करते हैं? जब आप कोई सब्स्टिट्यूशन करते हो तो सबसे पहला काम लिमिट चेंज करने का करो। कई बच्चे तो लिमिट से चेंज करना भूल जाते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग लिमिट चेंज करें, रखें। जिस समय x2 है रखो ये x2 4 1 minus 1 0 t² is 0 and therefore t is 0। तो लोअर लिमिट क्या आ गई? 0। अपर लिमिट पे आओ, रखो 4 1 minus 1/4 3/4 t²। कई बच्चे तो t² की लिमिट रख जाते हैं 3/4। t की लिमिट क्या हो गई? √3/2। अब आपने इसको t² रखा है तो dx निकालना पड़ेगा। तो यहां से आगे आपके पास क्या है? 8/x³ dx इज इक्वल टू 2t dt। तो ये हो गया 2 4 8 dx अपॉन x³ इज नथिंग बट t dt अपॉन 4। तो इसकी जगह आपने t² रखा तो ये आ गया t, और dx अपॉन x³ की जगह आ गया t dt/4। कितना आसान सवाल है। t²/4 का इंटीग्रल t²/4 दैट इज 1/12 इनटू t³ और 0 से √3/2। तो √3/2 का क्यूब वुड मीन 3√3/8। आगे आंसर √3/2। अगर आप बहुत ध्यान से कैलकुलेशन कर रहे हैं तो मिस्टेक नहीं होगी। डेफिनेट इंटीग्रल इज वन सच चैप्टर जहां से आप अपनी कैलकुलेशन सुधार सकते हैं, जितनी आपको कैलकुलेशन सुधारनी है। तो खैर मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं, बट स्टिल एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में लेता हूं इसमें। एक सवाल और देखें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है विद रिस्पेक्ट टू जेई। इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 to π/2 इंटीग्रल 0 to π/2 cos x की पावर 9 cos x की पावर 9 इंटू साइन 11x dx। cos x की पावर 9 इंटू साइन 11x dx। इन दोनों में ये 9 है तो यहाँ 11, यहाँ पे अगर 2017 होता तो यहाँ 2019, यहाँ 2018 होता तो यहाँ 2020। ठीक है क्या? अभी मैं इससे पहले सवाल आपको बता दूं आंसर क्या आता है, फिर आपको बताऊंगा
कई बार तो बच्चों को स्टार्टिंग ही समझ में नहीं आती कि कैसे स्टार्टिंग करें, ठीक है क्या? तो इसकी स्टार्टिंग है, ये बाय पार्ट्स का एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है बेटा। इंटीग्रल 0 to पाई बाय 2 cos x की पावर 9 इंटू साइन 11x को हम लिख सकते हैं क्या? साइन ऑफ 10x प्लस x लिख सकते हैं इसे, और इसको खोल दो, साइन ऑफ a प्लस b लगा दो। इंटीग्रल 0 to पाई बाय 2 इंटीग्रल 0 to पाई बाय 2 cos x की पावर 9 ब्रैकेट ओपन, साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला साइन a cos b प्लस cos a sin b। ये बन गया बेटा। तो ये दो इंटीग्रल में टूट जाएगा आपके सामने। तो ये दो इंटीग्रल में टूटा बेटा। I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई बाय 2, इसको दो इंटीग्रल में तोड़ दो, ये आया cos x की पावर 9 इंटू साइन 10x इंटू cos x dx प्लस इंटीग्रल 0 to पाई बाय 2। नेक्स्ट वाला इंटीग्रल क्या बना? cos x की पावर 9 cos x की पावर 9 इंटू साइन x इंटू cos 10x। ठीक है क्या? सबको समझ में आ रहा है? ये बन गया। अब वो जो सेकंड इंटीग्रल है इसमें बाय पार्ट्स लगा दो, इसको फर्स्ट फंक्शन और इस पूरे को सेकंड फंक्शन। जिसको मैंने सेकंड फंक्शन माना है, क्या बच्चों उसका इंटीग्रल लगेंगे? लगेंगे क्या? ठीक है क्या? ये हटा रहा हूं मैं, ये वाला स्टेप। अब गौर से देखो, ये I इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है, तो इस वाले में बाय पार्ट्स लगाते हैं अपन। तो इस वाले में बाय पार्ट्स लगाएंगे तो ये क्या बनेगा? फर्स्ट फंक्शन दैट इज cos 10x। बोलो बच्चों, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल क्या हुआ? विद अ नेगेटिव साइन, माइनस 1/10 इंटू cos x की पावर 10 0 to पाई बाय 2। ठीक है क्या? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट बोलना साइन 10x विद नेगेटिव साइन आएगा, वो मन में रखो। इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड में भी नेगेटिव आएगा, वो 1/10 10 से कट जाएगा, और क्या आएगा यहाँ पे? cos x की पावर 10 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। इसका इंटीग्रल क्या आएगा? यही आएगा। ठीक है क्या बच्चों? कुछ कैंसिल हुआ क्या? और सर ये वाला इंटीग्रल इस इंटीग्रल से कैंसिल। व्हाट इज लेफ्ट? सिंपली दिस थिंग। बस अपर लिमिट रखा पाई बाय 2 cos 90 0, माइनस साइन धक्का लगाएंगे, माइनस ऑलरेडी यहाँ पे cos 0 1, तो आंसर कितना आ गया? 1/। मैंने सवाल मिटाना नहीं है अभी बेटा। 9 और 11 का अरिथमेटिक मीन क्या होता है? 9 और 11 का अरिथमेटिक मीन 10, उसका रेसिप्रोकल, वो आंसर आ जाता है। तो अगर आपके पास यहाँ पे cos और sin का खेल चल रहा है और लिमिट 0 से पाई बाय 2 होती है और इसमें 2 का डिफरेंस है, तो डायरेक्ट अभी मैं यहाँ पे लिख देता बेटा, आपके पास 10 और 12, तो 10 और 12 का अरिथमेटिक मीन 11, तो 1/11 ये आंसर हो जाता है। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि एक्चुअली अभी इसमें डेफिनेट इंटीग्रल का कोई रोल नहीं है, अभी तो टेक्निक ही इंडेफिनेट की यूज हो रही है इसमें। बाय पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक यूज हो रही है बाय पार्ट्स।
अब आते हैं अपन प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल पे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डेफिनेट इंटीग्रल का। Properties of definite integral. Properties of definite integral. तो बेटा पहली प्रॉपर्टी में ओरल बोल देता हूँ, इंटीग्रल a to b fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रल a to b ft dt। x की जगह t रख दें, चेंज ऑफ वेरिएबल डज नॉट ऑल्टर द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इज वैल्यू टू ऑल ऑफ यू। इंटीग्रल a to b fx dx is equal to minus times integral b to a fx dx. On interchanging the limits, value of definite integral changes in sign. a से b की जगह अगर b से a बोलूंगा तो एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, ये सवाल करने में यूज हो जाता है। जो चालू होता है प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टी 3 से चालू होता है। टोटल इसकी आपके पास 7 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी 3 नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन के लिए है, that is integral a to b fx dx can always be written as integral a to c fx dx, integral a to c fx dx plus कहीं से भी जा सकते हो c to d fx dx plus d to b fx dx। जितना तोड़ना आपको तोड़ सकते हो, लेकिन इस प्रॉपर्टी का यूज कर, वैसे तो कभी भी यूज कर सकते हो आप। अभी आपको इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 sin x निकालना है, तो हम नहीं जा रहे, हम तो 0 से पाई बाई 4 निकालेंगे, फिर पाई बाई 4 से पाई बाई 2 निकालेंगे, आंसर तो सेम ही आएगा। बट जहां पे fx एक नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन है, नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन, या फिर fx is continuous in several non overlapping सब इंटरवल, ठीक है क्या? इस इंटरवल में कंटीन्यूअस, इस इंटरवल में कंटीन्यूअस, इस इंटरवल में कंटीन्यूअस, तो आप उसको तोड़ सकते हो, ठीक है क्या? और जितनी भी प्रॉपर्टीज का प्रूफ है वो नॉर्मली इसी प्रॉपर्टी से आता है। इंटीग्रल a to b कैन ऑलवेज बी रिटन एज इंटीग्रल a to c c to d, कहीं आपके पास ये लिखा हुआ है, ठीक है क्या? तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आप डायरेक्टली लिख सकते हो इंटीग्रल a to b fx dx। बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3। 2015 में एक सवाल पूछा गया था इस पे, सिर्फ प्रॉपर्टी 3 पे, और बहुत टफ प्रॉब्लम था, तो मैं भी आपको लेके दिखाऊंगा। उसमें फील ही नहीं आ रही थी कि बस यार हमें बस इसको तोड़ना था, और बच्चे तोड़ ही नहीं पाए। तो कुछ 2-4 छोटे छोटे सवाल लेके इसके ऊपर। फर्स्ट, इंटीग्रल माइनस e टू माइनस 1 बाई ई, माइनस e टू माइनस 1 बाई ई ln ऑफ मॉड x, ln ऑफ मॉड x का होल मॉडुलस dx। कुछ सीखें जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। हम लोग सब बंसल सर से पढ़े और हैबिट उन्हीं की हमारे अंदर डेवलप हुई है कि भाई सर ऐसा बोला करते थे, बेटा नेगेटिव लिमिट्स कभी मत रखो। डेफिनेट इंटीग्रल में अगर आपके पास नेगेटिव लिमिट्स आ रही है तो सबसे पहले x को माइनस टी रख के लिमिट्स को पॉजिटिव कर लो, बाद में देखेंगे सवाल कैसे करना है। तो एक तो ये नेगेटिव लिमिट से दिमाग नहीं चलता है, तो स्टार्ट योर प्रॉब्लम विद x इज इक्वल टू माइनस टी, तो dx हो जाएगा क्या आपके पास माइनस dt। तो जैसे ही आप x माइनस टी रखोगे, जिस समय x माइनस e है उस समय t e से 1 बाई e, और dx का एक नेगेटिव साइन आएगा, तो वो नेगेटिव साइन एडजस्ट करके क्या करना है 1 बाई e से e, और ये आ जाएगा मॉडुलस ऑफ ln ऑफ मॉड t dt। ये लिमिट से बेटा t की लिमिट से आ गई 1 बाई e से e। क्या t पॉजिटिव है? हाँ सर t पॉजिटिव है 1 बाई e से e। तो क्या यहाँ मुझे मॉडुलस की जरूरत है क्या? यहाँ मॉडुलस की जरूरत नहीं है, यहाँ से मॉडुलस हटा दो, यहाँ से मॉडुलस हट गया, ये सिंपली क्या बच गया? क्यों बच्चों देखने में अच्छा लग रहा है क्या सवाल? खाली मॉड ln t और 1 बाई e से e। प्रॉपर्टी 3 सबको मालूम है, मॉडुलस x 1 बाई e से लेके 1 तक ये क्वांटिटी नेगेटिव चलती है,
तो बाहर माइनस एल एन टी बन के आएगा। बस अब इसको तोड़ लो आप, ये टूटेगा कहां से कहां तक, 1/e से 1 माइनस ऑफ एल एन टी डी टी प्लस 1 से e में तो पॉजिटिव है एल एन टी, तो दैट इज एल एन टी डी टी। अब आप अपने आप से पूछो कि आपने सीखा क्या इस सवाल से। अगर कुछ सीखा ही नहीं है तो बेकार है फिर तो पढ़ाना। आपने सीखा है कि हमें कभी भी लिमिट्स नेगेटिव नहीं रखनी है। अगर नेगेटिव लिमिट्स आई तो सबसे पहले x इक्वल टू माइनस टी रख के लिमिट्स को क्या कर रहे, पॉजिटिव। जो हमने बंसल सर से सीखा वो मैं आपको सिखा रहा हूं और वो आपको सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके बाद गलती होती है बच्चों से। ये तो कंसेप्ट हुआ प्रॉपर्टी का, सबको मालूम है इंटीग्रल ln x is x ln x माइनस x। अब आप लिमिट्स रखने में गलती कर जाओगे, इसलिए डेफिनेट इंटीग्रल का कोई भी सवाल आधा अधूरा नहीं छोड़ना है। इंटीग्रल ln t t ln t माइनस t, तो ये हो जाएगा t माइनस ऑफ t ln t, और ये लिमिट्स आ जाएगी 1/e से 1 प्लस इंटीग्रल ln t t ln t माइनस टी, और ये लिमिट आ जाएगी 1 से t। और अब जब आप लिमिट रखोगे t 1 रखा तो ये 0, यहाँ 1 माइनस साइन, इन बिटवीन 1/e रखा तो 1/e माइनस ये प्लस 1/e हो जाएगा, ठीक है। प्लस e रखा तो e पे ये 0 हो जाएगा, माइनस 1 रखा तो ये आ जाएगा माइनस 1, माइनस माइनस प्लस तो ये आ जाएगा 2 माइनस। ऐसे 4 ऑप्शन होंगे और आप फट से गलती करोगे। जिन बच्चों की कैलकुलेशन बहुत वीक रहती है वो फट से कुछ ना कुछ प्लस माइनस की मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको? हटाऊं? नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। I is equal to integral 0 to 2 pi under root of 1 minus sin x. See the steps involved in this particular problem. बहुत छोटी सी बात बोलूंगा बेटा आपके सामने कि अंडर रूट के अंदर जब भी कुछ चीज लिखी होती है तो 90% चांसेस बात होती है कि वो परफेक्ट स्क्वायर लिखा हो। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन? बोलो बच्चों क्या लिख सकते हैं? sin x by 2 minus cos x by 2 होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं अपन cos x by 2 माइनस sin x by 2 का होल स्क्वायर। फिर आपको एक बहुत छोटी सी बात बोल देता हूं, अगर इंटीग्रेशन में साइन और कॉस दोनों के टर्म आते हैं तो हमेशा कॉस का टर्म पहले बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉस का इंटीग्रल पॉजिटिव होता है। आप इसको sin x by 2 माइनस cos x by 2 का होल स्क्वायर भी बोल सकते थे, बट नहीं, मैं बोलूंगा क्या, cos x by 2 माइनस sin x by 2 का होल स्क्वायर। ठीक, हमने जो सीखा है वो यही सीखे। अब कई बच्चे तो यहाँ भी वीक होते हैं। व्हाट इज अंडर रूट x स्क्वायर? अंडर रूट x स्क्वायर इज व्हाट? x। तो ये लिखा है आपके सामने I is equal to इंटीग्रल 0 to 2 pi, इंटीग्रल 0 to 2 pi मॉडुलस ऑफ, फिर cos का टर्म पहले लिखना है बच्चों, ठीक है क्या? अब स्टूडेंट्स यहां पे तोड़ना चालू कर देते हैं। नहीं, फिर सीखो हमने क्या सिखाया जो मैं आपको सिखा रहा हूं। इंटीग्रेशन में कभी भी x by 2, x by 4, x by 8, 2x, 4x नहीं देखना। जैसे ही x by 2 आए या 2x आए सबसे पहले उसको t मान लो या थीटा मान लो। आर्ग्यूमेंट साइन और कॉस का सिर्फ और सिर्फ थीटा दिखना चाहिए। कॉस थीटा, साइन थीटा, अपने आप सवाल हल का होगा। पुट सीधी स्टेप्स, मैं क्या स्टेप्स यूज कर रहा हूं देखें। पुट x by 2 is equal to t। सबसे पहला काम लिमिट चेंज करने का, जिस समय x 0 है t 0, जिस समय x 2 पाई है पाई मॉडुलस ऑफ
cos t minus sin t. What is dx? 2d. ठीक है क्या? इसके बाद वाला क्रिटिकल स्टेप, अभी भी बच्चे यहां पे तोड़ना चालू कर देते नहीं। अब क्या करना है? जब भी cos x प्लस sin x या cos x माइनस sin x देखें तो सिंगल साइन सिंगल कोसाइन में इसको कन्वर्ट कर लें, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें। तो ये हो गया आपके पास बेटा I इज इक्वल टू 2√2 0 to pi मॉडुलस ऑफ cos ऑफ π/4 प्लस t dt। ठीक है क्या? अब क्या करें? अब क्या करें? अब नहीं तोड़ना है अभी भी। अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था कि cos और sin का आर्गुमेंट थीटा के अलावा और कुछ नहीं देखना है। cos x ओनली cos x, cos 2x नहीं, cos x/2 नहीं। और अब π/4 प्लस t, इसकी जगह क्या रखना है? y। जैसी π/4 प्लस t की जगह y रखोगे, लिमिट चेंज करो, क्या आ गई? π/4 से 5π/4 मॉड cos y। अब जाके आसान हुआ ये बेटा। इसका लिमिट्स का डिफरेंस कितना है? पाई। π/2 के इंटरवल में एरिया 1 होता है और ये एरिया ही है, तो 0 to पाई मॉड cos x की वैल्यू 2 आती है। 0 to पाई मॉड cos x, 0 से पाई बोलूं या थोड़ा आगे खिसका दूं, π/4 से 5/4 यूनिट आगे खिसका दूं, तो π/4 से 5π/4 बोलूं तो ये वैल्यू भी कितनी आएगी? 2। तो आंसर कितना हो गया? आपने कोई इंटीग्रल इवैल्यूएट नहीं किया, फट आंसर दिया। अब आपको लगता है नहीं यार तो तोड़ूंगा इसको, तो फिर तोड़ लो। π/4 से π/2 जाओगे, फिर आगे जाओगे आप उसको, अगर आपको तोड़ के करना है, जबकि आपको दिख रहा है कि यार ये लेंथ पाई की लेंथ है, तो 0 to पाई मॉड cos x बोलूं या π/4 से 5π/4 बोलूं, एक ही बात है। क्लियर है सबको? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू मेंस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। हटाओ। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। सपोज किसी ने लिख दिया बेटा लिमिट n approaches infinity, integral 0 to a e raised to the power x upon 1 plus x raised to the power n dx, where a is greater than 1, थोड़ी देर के लिए समझ लो a की वैल्यू 10 है, तो ये इंटीग्रल लिखा है 0 से 10। ठीक है क्या? इंटीग्रल लिखा है 0 से 10। अब इसको आप लिख सकते हो लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी। लिमिट इंफिनिटी पे जा रही है, तो लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी, इंटीग्रल 0 to a को मैं तोड़ सकता हूँ 0 to 1 e की पावर x अपॉन 1 प्लस x की पावर n dx प्लस 1 से a e की पावर x अपॉन 1 प्लस x रेज़ टू द पावर n dx लिख सकता हूं ऐसे। अब जैसी ये लिमिट अंदर जाएगी बेटा इसके संग, तो ये x का वेरिएशन 1 से बड़ा था, 1 से बड़ी क्वांटिटी के ऊपर इनफाइनाइट पावर चढ़ाएंगे तो इनफाइनाइट आएगी, और ये नीचे इनफाइनाइट, मतलब ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा? 0। और इसके अंदर जब लिमिट जाएगी तो ये x फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन की पावर इंफिनिटी इज 0, तो खाली e की पावर x बचेगा, तो e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर विल बी e माइनस आंसर विल बी e माइनस
ठीक है। और ये थॉट भी इसलिए आ रहा है क्योंकि ए 1 से बड़ी वैल्यू है तो फ्रैक्शन के लिए ये रूल अलग हो जाएगा और 1 से बड़ी क्वांटिटी के लिए अलग रूल जाएगा। तो प्रॉपर्टी 3 बेस्ड ऑन नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब जो सवाल मैं आपसे कह रहा था कि जेई में पूछा गया था बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी 3, वो सवाल मैं आप लोगों को कराता हूं। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। लेट I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 5 e raised to the power minus x into sin square pi x plus cos 2 pi x dx. Let I1 is equal to this and I2 is equal to integral 0 to 1 e raised to the power minus x into sin square pi x plus cos 2 pi x dx. ठीक है। If I1 by I2 is equal to e raised to the power lambda minus 1 upon e raised to the power mu into e minus 1, where lambda and mu are natural numbers, then find lambda plus। कुछ ऐसा सवाल जेई में पूछा गया है। एक्चुअली आपको ये रेशियो निकालना I1 by I2, यहाँ पे लिमिट 0 to 1 है और यहाँ लिमिट 0 to 5 है। तो मोस्टली बच्चे क्या है कि आगे प्रॉपर्टी 7 जो है बेस्ड ऑन पीरियोडिसिटी ऑफ द फंक्शन सोचती है कि आगे किस तरह से 5 नीचे आ जाए और ये लिमिट 0 to 1 चली है। कुछ ऐसा सोचने की कोशिश करता है स्टूडेंट। जबकि अगर आप गौर से देखें, थोड़ी देर के लिए इसको मैं fx कह देता हूँ, इस पूरी चीज को। ये आपके पास है, ये जो है दिस इज fx e की पावर माइनस x इंटू fx। सवाल सबने लिख लिया है, मुझे I1 by I2 का रेशियो निकालना है, तो ये हटा देता हूं मैं। अब बेटा गौर से I1 को देखें, अगर I1 में लिमिट से 0 to 5, तो अगर मैं 0 to 5 को ऐसे लिख सकता हूं कि यूजिंग दिस प्रॉपर्टी 0 to 1 e raised to the power minus x fx, 0 to 1, 1 to 2, 1 to 2 e raised to the power minus x fx, plus 2 to 3, plus 3 to 4, plus 4 to 5 e raised to the power minus x fx dx। लिख सकता हूं क्या ऐसे? इंटीग्रल 0 to 5 को तोड़ दिया आपने। कैसे तोड़ा? 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ऐसे तोड़ लिया आपने। अब आप तो बोलोगे नहीं सर हमारा जो I2 है वो तो 0 से 1 है, ठीक है क्या? अब यहाँ लिमिट जा रही है 1 से 2, तो प्रॉपर्टी 7 में आके मैं बच्चों को सिखाता हूँ, जो मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ, कि जब भी हमें लोअर लिमिट 0 लानी है तो स्टार्ट योर प्रॉब्लम विद x इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस सम अदर वेरिएबल। ठीक है। अब इस वाले में पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस t। बेटा जैसे ही आप x की वैल्यू 1 प्लस t रखोगे तो लिमिट्स क्या 0 से पहुंचेगी, जिस समय x 1 है t की वैल्यू 0, जिस समय x 2 है t की वैल्यू 1, ये लिमिट 0 से 1 होती जाएगी। और x की वैल्यू 1 प्लस t रखने से क्या fx में कोई फर्क पड़ेगा क्या? हाँ, यहाँ फर्क पड़ेगा। यहाँ पे इसमें x 1 प्लस t रखा, इसमें x 2 प्लस t, 3 प्लस t, और लास्ट वाले में x क्या रखा आपने? 4 प्लस t। तो ये सारे इंटीग्रल 0 से 1 हो गए क्या? हो गए। तो अल्टीमेटली जो मेरे पास I1 लिखा था वो अब क्या आ जाएगा? I1 will be equal to integral 0 to 1 ft dt तो कॉमन आ जाएगा, ft कॉमन आ जाएगा, और यहां से e की पावर माइनस t भी कॉमन आ जाएगा, e की पावर माइनस t भी कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा? 1 by e प्लस 1 यहां से बचेगा 1 प्लस t रखा ना, 1 by e
यहाँ 2 प्लस टी रखूंगा तो आ जाएगा। पहले तो वहाँ पे पहले तो वहाँ पे है ही ना। अच्छा यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ तो है नहीं। 1 प्लस 1 बाई ई प्लस 1 बाई ई स्क्वायर प्लस 1 बाई ई को लास्ट में क्या आ जाएगा 1 बाई ई की पावर। चेक करो सही लिखा है क्या? तो ये तो पूरा कांस्टेंट है बेटा, और जो ये बचा e की पावर माइनस टी एफ टी डी टी, क्या ये i2 हो गया क्या? i2 देखो नीचे, देखो क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ i2 आपके पास दिख रहा है सबको? तो इसका मतलब i1 बाय i2 का जो रेशियो आया, i1 बाय i2 का रेशियो, ये gp आ गया क्या? बस इस gp का सम लिख लो और कंपेयर कर लो लैम्डा के और म्यू के। तो सवाल में सिर्फ कितना क्या चीज थी कि हमें इसको तोड़ना था, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। ये जेई में पूछा गया था एडवांस में, ठीक है? तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे की प्रॉपर्टीज और लेबनिज रूल, डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, ठीक है, थोड़ा एग्जॉस्टिव लेक्चर दूंगा आगे का। सब लोग पढ़ के आए घर से डेफिनेट इंटीग्रल, मजा आएगा आपको बहुत। थोड़ा सा और टफर नेचर के सवाल होगा। तो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। स्वस्थ रहें, खुश रहें, खूब मन लगा के पढ़ें प्यारे बच्चों। थैंक यू ऑल ऑफ यू।